Hi everyone, welcome back to my channel. This is Veeraj Shah and you are watching Veeraj Study Point. तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें आपको 1700 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट 7 है जिसका नाम है सांप्रदायिकता का विकास और भारत का विभाजन, तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे सो दैट हमें इस बात की नॉलेज हो सके कि आखिर हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो इसमें बेसिकली आपको सांप्रदायिकता के विकास के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उसकी एक झलक देखने को मिलेगी कि किस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का विकास होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, जिससे कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना चाहते थे, जिससे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। जिस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का विकास होता है एंड इसके अलावा हमें इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो इंडिया है उसे फ्रीडम मिलती है, यानी कि जो इंडिया है वो स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही इसका विभाजन भी हो जाता है। यानी कि स्वतंत्रता के साथ ही जो भारत है उसका विभाजन देखने को मिलता है, भारत का बंटवारा देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें आज की इस वीडियो में समझने को मिलेंगी। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये अलग अलग ईयर में आपसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन अवश्यभावी था? अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से पूछा गया, क्या भारत का विभाजन अवश्यभावी था? क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? क्या भारत का विभाजन अवश्यभावी था? विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से आपसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अब ये जो वर्ड है, अगर इसका मतलब हम समझ जाए तो हमें पूरा जो क्वेश्चन है उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। ये अवश्यभावी या फिर अपरिहार्य, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अनिवार्य, या फिर आप कह सकते हो कि ज़रूरी। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को समझो, अब आप इजीली समझ सकते हो ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो 1947 में जो भारत का विभाजन था वो ज़रूरी था, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि जो भारत का विभाजन अगर नहीं होता तो भी तो इंडिया और डेवलप हो जाता। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो भारत का विभाजन है वो अपरिहार्य था, यानी कि ज़रूरी था, ये हमसे पूछ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जा सकता है वो ये है। ठीक है, ये जो तीन टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तीनों में लगभग लगभग जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, थोड़े मोड़े जो आपको कुछ और ऐड पॉइंट्स करने होते हैं, पॉइंट और ऐड करने होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में भी वही सवाल पूछा गया है कि आपके विचार से भारत का विभाजन क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों होगा। ठीक है, आपके विचार से भारत का विभाजन क्यों हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके भी सेम वही रीज़न होंगे कि कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। एंड उस वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि भारत का विभाजन क्या ज़रूरी था? तो हाँ, ज़रूरी था, इसलिए तो भारत का विभाजन हुआ। तो इसमें भी हमसे वही पूछा जा रहा है क्यों हुआ। अब उसके कुछ रीजंस थे, यहाँ पर भी हमें उन्हीं रीजंस को बताना है, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें भी हमें उन्हीं रीजंस को बताना है। इसके अलावा और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, उन कारकों का वर्णन कीजिए जो भारत को विभाजन की ओर ले गए। क्या वह सांप्रदायिकता थी? देखो, इस क्वेश्चन में हमें खुद ही बता दिया कि सांप्रदायिकता एक रीज़न है जिसकी वजह से भारत का विभाजन देखने को हमें मिलता है, यानी कि ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से हमें भारत का पार्टीशन देखने को मिलता है। तो इसमें इसने खुद ही डिफाइन कर दिया, सांप्रदायिकता राजनीति जिसके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो इसी तरीके से और काफ़ी सारे रीजंस हैं, उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में समझना है बेसिकली इस वीडियो में। अब वहीं थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारकों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसमें यही पूछा जा रहा है, उसके उत्थान के बारे में बताना है और विकास के बारे में बताना है, सांप्रदायिकता के उत्थान और विकास के बारे में बताना है। तो अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास और भारत का पार्टीशन, भारत का बंटवारा। यानी कि इस यूनिट से जैसा कि आपको जनरली पता चल रहा है कि यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के बारे में बताओ, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि भारत में पार्टीशन क्यों हुआ, यही तो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हमें डिटेल में थोड़ा और समझना है। तो इसके अंदर ये कॉमन पॉइंट्स है जो कि आप तीनों के तीनों
जो क्वेश्चन है उसमें आपको पुट करना है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको थोड़े मोड़ो एक दो और पॉइंट आगे पीछे लगा देने हैं, जिससे कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर और परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसी के बारे में बेसिकली हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। भारत का विभाजन क्यों हुआ, आप ये कह सकते हो, या फिर भारत का विभाजन क्या जरूरी था। इन सभी के अंदर ये पॉइंट्स जरूरी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सभी क्वेश्चन में सेम होने वाले। पहला पॉइंट है अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति, या फिर आप इसे कह सकते हो सांप्रदायिकता को अंग्रेजों का प्रोत्साहन, यानी किस तरीके से अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना यानी पाकिस्तान की मांग, और कांग्रेस की दुर्बल नीति, अंतरिम सरकार की असफलता, बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार, माउंटबेटन का प्रभाव, ठीक है। अब आपको ये जो लिखा है इसमें उतना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको इसे इमेज के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और ये क्लियर हो सके। तो ये सभी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इंडिया का पार्टीशन देखने को मिलता है, यानी भारत का बंटवारा देखने को मिलता है। तो आइए इन्हीं सभी रीजंस को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर सामने आते हैं एंड ब्रिटिशों के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एंड इस टाइम जितने भी जो ब्रिटिश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में उन्हें पता चल जाता है कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनका शासन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी जो ब्रिटिश होते हैं वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते हैं। एंड इस तरीके से वो हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता फैला देते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े दंगे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी जो ब्रिटिश होते हैं वो ये देखते हैं कि जितने भी जो मुसलमान हैं उनकी संख्या हिंदुओं के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसलिए वो मुसलमानों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता फैल जाए। अब वो इसके लिए क्या क्या करते हैं, वो मुस्लिम लीग की स्थापना करवाते हैं, ठीक है। 1906 में वो मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन करते हैं एंड इस तरीके से वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं। एंड इसके अलावा 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शन करवाने की घोषणा करते हैं। तो ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जितने भी जो मुसलमान होते हैं वो ब्रिटिशों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो उनके बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जितने भी जो मुसलमान हैं वो ब्रिटिशों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो कांग्रेस होती है वो इस नीति को मानने से इनकार कर देती है, यानी कि जो मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन है उसको मानने से इनकार कर देती है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि मुसलमान हिंदू से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, इसलिए सांप्रदायिकता और फैल जाती है एंड दंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। एंड लास्ट में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस इसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे हम लखनवी समझौते के नाम से भी जानते हैं कि ठीक है चलो मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब इसी तरीके से अब मुसलमानों को ये लगने लगता है कि अब हमारी सारी की सारी मांगें पूरी होंगी। एंड ऐसे में मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग कर दी जाती है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इस टाइम साफ साफ कह देते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंतरिम सरकार होती है जिसे कांग्रेस का बहुमत प्राप्त होता है, तो वो जितने भी जो नियम बनाती है, जितने भी जो पॉलिसी लागू करती है, उसमें जो मुस्लिम लीग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, काफ़ी ज़्यादा टांग अड़ाती है, ठीक है। एंड इस टाइम हमें समझ में आ जाता है कि मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वो एक साथ काम नहीं कर सकती। इसके अलावा जो माउंट बेटन है वो ये देखते हैं कि दंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो वो सोचते हैं कि अगर हमें दंगों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, तो देश का विभाजन ही सही डिसीजन होगा। एंड इसी के साथ ही काफ़ी सारे जो कांग्रेस के नेता होते हैं वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भारत का विभाजन होगा, भारत का बंटवारा होगा। एंड जो गांधी जी होते हैं वो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो दंगे बढ़ जाते हैं और अगर भारत का बंटवारा नहीं होता तो जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। तो एंड में जो हमारे गांधी जी हैं उन्हें भी ये एक्सेप्ट करना होता है, ना चाहते हुए वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है भारत का बंटवारा होगा, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसकी सिलेबस वाली वीडियो को ज़रूर से देख लेना, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में कहाँ से लेके कहाँ तक हिस्ट्री को पढ़ना है, जिससे कि आप
हर एक यूनिट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सको ईजीली। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दिया हूँ। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, सारी की सारी वीडियो को ईजिली वॉच कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली वहाँ से भी सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पर हैं, भारत का विभाजन और सांप्रदायिकता। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें हमसे पूछा गया था क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था, यानी क्या भारत का विभाजन अवश्यभावी था। इसका मतलब है क्या भारत का जो बंटवारा है वो जरूरी था। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे। तो 1947 में भारत के विभाजन को भारत के इतिहास में एक धब्बा माना जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके साथ ही भारत दो भागों में बट गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब भारत के लोग जहाँ एक तरफ स्वतंत्रता की खुशियाँ मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक गम भी था, एक दुखी थी। क्यों? क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि जो भारत का बंटवारा था वो जरूरी था, तो ऐसी सिचुएशन में दो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के जो बंटवारा है वो जरूरी था, इसे रोका नहीं जा सकता था। और कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत का बंटवारा है उसे हम रोक सकते थे और भारत और पाकिस्तान कभी अलग ही नहीं होता। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करेंगे। तो भारत के विभाजन अपरिहार्य अथवा अवश्यभावी था, यानी कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि भारत का विभाजन तय था, यानी कि भारत का विभाजन होगा, ये तय था। इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति, यानी कि सांप्रदायिकता को अंग्रेजों का प्रोत्साहन। अब इसके अंदर ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिश शासकों ने भारत में सांप्रदायिकता के प्रोत्साहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज मुसलमानों को संरक्षण देकर फूट डालने का कार्य किया। ठीक है, क्योंकि वह अनुभव करने लगे कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट रहते हैं तो ऐसे में उनका शासन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर जितने भी जो मुसलमान थे उन्हें संरक्षण दिया। ठीक है, एंड इस तरीके से उन्होंने जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किया, काफ़ी ज़्यादा मदद किया। ठीक है, इसी तरीके से मुसलमानों के लिए जो अलग से 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन करवाने की घोषणा की। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसमें कहा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना, या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तान की मांग। अब इसके अंदर क्या होता? मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से प्रेरणा और संरक्षण था, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था मुस्लिम लीग की स्थापना करने में। अपने हितों के लिए जिन्ना जैसे जितने भी जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के भक्त बन गए। जिन्ना ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि जो हिंदू और जो मुसलमान हैं वो दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से बाद में उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदुओं की जान गई। ठीक है, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे काफ़ी हद तक बढ़। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस की दुर्बल नीति। तो भारत के बंटवारे में कांग्रेस की जो कमज़ोर नीति है ये भी एक रीज़न था भारत के बंटवारे का, क्योंकि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। अब वो क्या समझौता हुआ? जिसे हम लखनवी समझौते के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम मुसलमानों के लिए भी अलग से इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, जो कि उचित नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देने का कार्य किया। ठीक है, अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती तो ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है उसने पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देने का कार्य किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार की असफलता। तो 1946 में बनी जो अंतरिम सरकार थी उसे कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन मुस्लिम लीग उसके कामों में कोई ना कोई अवरोध पैदा कर रही थी। यानी कि जितने भी जो कांग्रेस थी, जो भी जो अंतरिम सरकार थी वो अपनी जो नीतियाँ बना रही थी, ठीक है, जो भी पॉलिसीज लागू कर रही थी उसमें ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। ठीक है, अवरोध उत्पन्न कर रही थी और इससे काफ़ी ज़्यादा रक्तपात हुआ, दंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए। एंड इस तरीके से जो अंतिम सरकार की असफलता से ये साफ हो गया
कि जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है वो एक साथ काम नहीं कर सकती। एंड इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। एंड इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत का बंटवारा है वो तय था, ठीक है। गृह युद्ध और व्यापक जान माल की क्षति के डर से गांधी जी और अन्य जितने भी राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया। अब नेहरू से लेकर पटेल, राजा जी जैसे कांग्रेस के नेताओं ने धीरे धीरे पाकिस्तान के विचार को स्वीकार कर लिया। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि गांधी जी पाकिस्तान के विचार का विरोध करने के बावजूद भी गांधी जी को झुकना पड़ता है और ये एक्सेप्ट करना होता है कि भारत का बंटवारा हो के रहे। तो जो भारत के बंटवारे का नेक्स्ट रीज़न है वो है बड़े पैमाने पर हिंसा एवं नरसंहार। तो भारत में सांप्रदायिकता काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। अगर कांग्रेस के नेता विभाजन को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे बीच गृह युद्ध होता और जितने भी जो जातीय संघर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है माउंट बेटन का प्रभाव। तो माउंट बेटन ने अनुभव किया कि जो सांप्रदायिक दंगे के कारण जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अनियंत्रित होती आ रही है, ठीक है। इस स्थिति में माउंट बेटन ने विचार किया कि भारत के विभाजन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, जिससे कांग्रेस के पास अब सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन थे। पहला या तो गृह युद्ध हो, ठीक है, या फिर पाकिस्तान अलग से बना दिया, यानी कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि भारत का विभाजन कर दिया जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि भारत का विभाजन अवश्यभावी नहीं था, यानी कि ज़रूरी नहीं था। अगर दोनों ही समुदाय एक दूसरे को खुश करते, यानी कि जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो एक दूसरे को खुश करते और अंग्रेज़ों की बुराई को समझते, यानी कि उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसको समझते और आपस में लड़ाई ना करते हैं, तो शायद बंटवारा नहीं होता, ठीक है। और जो हिंदू महासभा है और मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक समूहों से सख्ती से निपटना चाहिए था, ठीक है। इसका ये एक और रीज़न है। अब आखिर में अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यही इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो बंटवारा था वो सही ही हुआ। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ अगर बंटवारा नहीं होता तो जैसा कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा दंगे होने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा नरसंहार होने लगे थे। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकती थी। तो जो बंटवारा हुआ वही सही डिसीजन था। तो निष्कर्ष के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि रामचंद्र गुहा खूबसूरती से कहते हैं कि कांग्रेस की बेईमानी, जिन्ना की महत्वाकांक्षा और ब्रिटेन की अनैतिकता और अविश्वास ने भारत के जो विभाजन है उसको अपरिहार्य बना दिया, ठीक है। तो अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कारकों का वर्णन कीजिए जो भारत के विभाजन की ओर ले गए। क्या वह सांप्रदायिकता थी अथवा सांप्रदायिक राजनीति जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में हमें भारत का विभाजन देखने को मिलता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपके विचार से भारत का विभाजन क्यों हुआ। तो यही सभी रीज़न आपको इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो सांप्रदायिकता वाला जो पॉइंट है उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि सांप्रदायिकता क्या होती है, इसका भारत में विकास कैसे हुआ, ये सभी पॉइंट्स आपको इसमें एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। इसका भी जो आंसर है वो मैं अभी बता रहा हूँ। इसका भी आंसर मैंने सांप्रदायिकता के लिए एक सेपरेट भी क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने सांप्रदायिकता के बारे में डिटेल में बता रखा है, तो उसके अंदर भी आपको यही सभी पॉइंट्स ऐड करने हैं और जो भारत के बंटवारे के रीजन्स है, जो कारण है, उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर क्या पूछा गया है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारकों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि सिंपली इसमें सांप्रदायिकता के बारे में सेपरेटली पूछ लिया गया है कि किस तरीके से उसका उत्थान हुआ और विकास हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सांप्रदायिकता, सबसे पहले इसके मीनिंग बताएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक समूहों में भिन्नता, यानी कि किसी एक धर्म, जाति या समूह को अधिक महत्व देना, ठीक है। और शेष जितने भी धर्म, जाति या समूह हैं उन पर नकारात्मक विचार उत्पन्न करना सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी भी एक धर्म, जाति या समुदाय को कुछ विशेषाधिकार देते हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी जितने भी जो धर्म, जाति या समूह है उन पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, यानी कि उन्हें नीचा दिखाते हैं, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब सांप्रदायिकता के फलस्वरूप क्या होता है, एकता यानी कि जो यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, यानी कमज़ोर हो जाती है। एंड जैसा कि हमने देखा था कि जो हिंदू और जो मुसलमान है वो 1857 के विद्रोह में एकजुट होकर सामने आते हैं, लेकिन जब जो अंग्रेज है वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिससे कि उनकी जो एकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो आपसी में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड परिणाम स्वरूप क्या होता है, धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ जाता है, ठीक है, झगड़े बढ़ जाते हैं और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है।
इसके बाद मैंने बता रखा है कि इसका भारत में किस तरीके से विकास हुआ। तो भारत में सांप्रदायिकता के जो वर्तमान स्वरूप की जड़ें हैं वो अंग्रेजों के आवागमन के साथ ही हुई, ठीक है। हालांकि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकजुट होकर सामने आए थे। इसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों ने फूट डालो यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया और इसके थ्रू उन्होंने देश में सांप्रदायिकता फैलाई, जिससे कि जो हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके बीच तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद आपको यही सभी जो पॉइंट्स है ये आपको एक्सप्लेन कर देने हैं, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। भारत के विभाजन के दौरान जिस प्रकार सांप्रदायिकता भारत में विकसित हुई, कुछ विद्वानों ने बंटवारे को महाविध्वंस की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि 1947 में भारत के विभाजन में हुई सांप्रदायिकता की वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है और अनगिनत महिलाओं का अपहरण होता है और बलात्कार होता है। तो इसीलिए जो कुछ विद्वान हैं वो इसे महाविध्वंस की संज्ञा देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी की वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और काफ़ी सारी महिलाओं का अपहरण और बलात्कार होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।